चैप्टर 238 जाओ फंग। भाइयों, हम घर लौट रहे हैं। ग्रेट किन यंडी बॉर्डर। जहां तक नजर जाती थी वहां एक भयानक जिंगवान खड़ा था, इंसानी खोपड़ियों से बना हुआ एक ऊंचा सा टीला जो विशाल घास के मैदानों पर डरावनी शान से उभर रहा था। ये जगह ग्रेट किन के शैंगपिंग सिटी से सिर्फ कुछ लीग दूर थी। कई महीने बीत चुके थे। कभी यहाँ फैली हुई तेज बदबू अब धीरे धीरे मिट चुकी थी। बर्फ की मोटी परत ने सब कुछ ढक लिया था, जो इस दृश्य को और भी ठंडा और भी भयानक बना रही थी। आखिरकार हम वापस आ गए। जाओ फंग ने अपने सामने खड़े उस विशाल जिंगवान को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने ओवरलॉर्ड स्पीयर को आसमान की तरफ उठाया और अपनी गरजती हुई आवाज में गरजा, भाइयों, मैं तुम सबको घर ले जा रहा हूं। सिर्फ एक शब्द, घर, और उस शब्द ने उसके पीछे खड़े हर एक सैनिक के दिल को हिला दिया। घर, आखिरकार हम घर जा रहे हैं। भगवान ने हम पर दया की है। डैश डैश डैश। बचे हुए योद्धा भारी हुई भावनाओं के साथ जोर जोर से चिल्ला उठे। उनकी आवाजें कांप रही थीं। अगर कोई गौर से देखे तो हर एक सैनिक खून से सनी हुई कवच पहने हुए था, थका हुआ, युद्ध से घिसा हुआ। लेकिन सिर्फ वही जानते थे इस अभियान में उन्होंने कितने दुश्मनों को काटा, कितनी बर्बर बस्तियों को जमीन से मिटा दिया। और अगर और ध्यान से देखा जाए तो लगभग हर एक सैनिक की पीठ पर एक काले कपड़े में लिपटा हुआ डब्बा बंधा हुआ था। भाई, हम घर जा रहे हैं। ग्रैंड जनरल खुद हमें वापस ले जा रहे हैं। ये युद्ध हम जीत चुके हैं। इस लड़ाई के बाद दुश्मन बिल्कुल लंगड़ा हो चुका है। अगले कई सालों तक वो ग्रेट किन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। डैश डैश डैश। हर एक योद्धा अपनी पीठ पर बंधे उस डब्बे की तरफ देखकर धीरे से बात करता था, जैसे वो डब्बा नहीं बल्कि कोई अपना हो। उनके सख्त चेहरों के पीछे गहरी भाईचारे की भावना छिपी हुई थी। ये अभियान 4 महीने से ज्यादा चला था। जाओ फंग 12,000 योद्धाओं को लेकर सीधा दुश्मन के इलाके में घुस गया था, लेकिन इन महीनों की भयंकर लड़ाई के बाद कीमत बहुत भारी थी। जब निकले थे 12,000 थे, आज 5,000 से भी कम बचे थे। अगर जांग हान के 2,000 घुड़सवार जोड़े जाएं तो कुल नुकसान लगभग 6,000 का था। दुश्मन के हजारों 10,000 मारे गए थे, लेकिन जाओ फंग और उसके सैनिकों के लिए हर गिरा हुआ साथी एक भाई था, एक ऐसा भाई जो उनके साथ जिंदगी और मौत दोनों का साथी बना। भाइयों, चलो घर चलते हैं। जाओ फंग की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसने अपने घोड़े को एड़ दी और सीधा ग्रेट किन की सीमा की तरफ बढ़ गया। घर, उसके सैनिकों ने एक साथ गरज कर कहा और किन के इलाके की तरफ दौड़ पड़े। इतने लंबे समय के बाद दुश्मन की जमीन छोड़कर आखिरकार वो अपने घर लौट रहे थे। डैश डैश डैश। शियांगपिंग सिटी। यहाँ टू सुई और ली यू गैरिसन सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस इलाके में लगभग 2 लाख सैनिक तैनात थे। ये सब राजा के सीधे आदेश पर था। अगर कभी भी उत्तरी सीमा से कोई बुरी खबर आती तो शियांगपिंग की सेना तुरंत उत्तर की तरफ मार्च करती। बॉर्डर के सबसे करीब शहर होने के कारण दोंगहू से जुड़ी हर बड़ी घटना सबसे पहले शियांगपिंग को ही मिलती। महीने बीत चुके थे। कभी बर्बरों से उजड़ा हुआ शियांगपिंग अब धीरे धीरे संभल रहा था। कई शरणार्थी वापस लौट आए थे। फिर भी शहर अपनी पुरानी शान का सिर्फ एक साया रह गया था। जहां पहले 100 घर हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ 10 बचे थे। अनगिनत परिवार काट दिए गए थे। बूढ़े, बच्चे, अमीर, गरीब, कोई नहीं बचा। जो जिंदा थे उनके लिए दुश्मन का हमला एक ऐसा भयानक सपना था जो कभी नहीं भूल सकते। आखिर, जल्दी दरवाजे खोलो, ग्रैंड जनरल वापस आ गए हैं, जल्दी करो। दर्जनों स्काउट घुड़सवार शहर के दरवाजों की तरफ दौड़ते हुए आए, जोर जोर से चिल्लाते हुए। ये सुनते ही गेट कैप्टन ने ऊपर देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तुरंत दरवाजे खोलो, दोनों जनरल्स को तुरंत सूचित करो, ग्रैंड जनरल विजयी होकर लौटे हैं। उसकी आवाज जोश से कांप रही थी।
ग्रेट किन के लोगों के लिए ज़ाओ फंग सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो एक वीर था, एक रक्षक था, एक नायक था। सेना में हो या आम लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। वू एन कैंप के लिए वो उनकी आत्मा था, उनका विश्वास था, उनका सब कुछ था। अब जब वो लौट आया था तो खुशी कैसे ना होती। ये तो कमाल हो गया, ग्रैंड जनरल सुरक्षित लौट आए हैं। उनकी सुरक्षा हम सब के लिए आशीर्वाद है। खड़े मत रहो, तैयारी शुरू करो। रसोई को कहो, गोश्त भूनो, शराब गर्म करो। आज हम ग्रैंड जनरल का स्वागत करेंगे। उत्साहित आवाजें शहर की दीवारों पर गूंज उठीं। उनके लिए ज़ाओ फंग का लौटना सिर्फ ग्रेट किन के लिए नहीं, पूरे ह्वाक्शिया के लिए एक गौरव की बात थी। और अगर और बड़ा सोचा जाए तो इस विजय के बाद ज़ाओ फंग सिर्फ ग्रेट किन का ही नहीं, पूरे हान लोगों का वीर बन चुका था। ज़ाओ फंग ग्रैंड जनरल लौट आए हैं, जल्दी करो, वो हमारे रक्षक हैं। अगर वो ना होते तो हम सब बर्बरों के हाथों कब के मर चुके होते। शराब और गोश्त तैयार करो, आज ग्रैंड जनरल का स्वागत होगा। ज़ाओ फंग सच में एक महान वीर है, हमारे पूरे परिवार की जान उसकी वजह से बची है। ये बुद्धा खुद जाकर उसका स्वागत करेगा। जैसे जैसे ये खबर फैली, शहर के लोग अपना अपना काम छोड़कर मुख्य सड़क की तरफ दौड़ पड़े। हर एक के दिल में गहरी कृतज्ञता भरी हुई थी। कुछ ही पलों में दरवाजों से आने वाली सड़क पर 10,000 लोगों की भीड़ लग गई थी। नन्हा शिशु छोड़कर लगभग श्यांगपिंग का हर एक निवासी वहां मौजूद था। सर्द हवा तेज चल रही थी, कई लोग ठंड से कांप रहे थे, फिर भी कोई भी वहां से हटने को तैयार नहीं था। और उसी पल शहर के अंदर से तुसुई और लियू अपने गार्ड्स के साथ तेजी से घोड़ों पर शहर के दरवाजों की तरफ बढ़े। जब उनकी नज़र इतनी बड़ी भीड़ पर पड़ी, दोनों कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गए। इस कड़कती सर्दी में जब बर्फ अभी तक गिर रही है, यहाँ इतने लोग क्यों जमा हो गए हैं? लियू ने हैरानी से पूछा। ग्रैंड जनरल वापस आ गए हैं, तुसुई मुस्कुराते हुए बोला। लोगों को खबर मिल चुकी है। आखिर ज़ाओ फिंग की ये यात्रा सिर्फ ग्रेट किन की सीमा बचाने के लिए नहीं थी, उसने यान्दी में मारे गए लाखों लोगों का बदला लिया है। ये लोग कैसे ना समझें, इसलिए सब अपनी मर्जी से उनका स्वागत करने आए हैं। लियू ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में गहरा सम्मान था। ग्रैंड जनरल सच में किन की सेना और जनता दोनों के पूरे सम्मान के लायक हैं। तब तुसुई को अचानक कुछ याद आया। वैसे क्या किसी ने मिस ज़ाओ को बता दिया है कि ग्रैंड जनरल लौट आए हैं? मिलिट्री इन्फर्मरी में पहले ही संदेश भेज दिया गया है, लियू मुस्कुराते हुए बोला। ज़ाओ यिंग का नाम आते ही लियू की आंखें चमक उठीं। उसका प्यार छुपाने लायक ही नहीं रहा। ये देखकर तुसुई बस सिर हिलाकर रह गया। ये लियू सच में जिद्दी था। जब से ज़ाओ यिंग को वुआन मिलिट्री कैंप में मेडिकल यूनिट की जिम्मेदारी मिली थी, जहां वो घायल सैनिकों का इलाज करती थी, तब से लियू लगातार उसके पीछे लगा हुआ था। अपनी फीलिंग्स खुलेआम जताता था। लगभग 2 साल हो गए थे और फिर भी लियू ने हार नहीं मानी। पूरे कैंप को इस बात का पता था। कुछ ऑफिसर्स ने तो मजाक में शर्त भी लगा रखी थी कि आखिर ज़ाओ यिंग कब लियू को हाँ बोलेगी, लेकिन ये सब बस हंसी मजाक की बातें थीं। जल्द ही शहर के दरवाजे खुल गए। तुसुई और लियू घोड़ों से उतरे और दरवाजों के बाहर जमी पतली बर्फ पर खड़े हो गए। दोनों चुपचाप इंतजार करने लगे। आखिरकार करीब 1 अगरबत्ती जलने जितना समय बीतने के बाद टप 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 घोड़ों की टापों की आवाज हवा में गूंज उठी। बर्फ के गोले घूमने लगे। दूर से हजारों घुड़सवार श्यांगपिंग शहर की तरफ बढ़ते नजर आए। उनके घोड़े बर्फ को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो दरवाजों के पास पहुंचे, शहर की दीवारों पर खड़े सैनिक और अंदर के लोग सब की सब सन्न रह गए। उनके सामने खड़ी किन की कैवलरी जैसे सीधे नरक से निकली हो, खूनी, निर्दयी और भयानक। हर एक सैनिक बिखरा हुआ था, चेहरा, कवच, पूरा शरीर खून से सना हुआ। सिर्फ योद्धा ही नहीं, उनके घोड़े भी खून में लथपथ थे। खून की तेज गंध इतनी गहरी थी कि दूर से ही महसूस हो रही थी।
सफ़ेद बर्फ के समुद्र के बीच उनके लाल रंग से रंगे हुए शरीर तेज चमक रहे थे। नए खून की लाली और सफ़ेद बर्फ की शुद्ध सफ़ेदी। 4 महीने तक लगातार कत्लो-गारत का निशान। इन 4 महीनों में ज़ाओ फेंग अपने लोगों को लेकर लगातार हमले करता रहा। मार कर भागना, भागकर फिर मारना। उसने कभी भी दुश्मन की मुख्य सेना से सीधी टक्कर नहीं ली। उसका मकसद था दुश्मन को कमज़ोर करना, ना कि अपने भाइयों को बेकार मौत के मुंह में ढकेलना। इसीलिए उन्हें अपने शरीर से खून धोने का भी मौका नहीं मिला। अधीनस्थ विनम्रता से विजयी ग्रैंड जनरल का स्वागत करता है। तू सुई और ली यू आगे बढ़े और ज़ाओ फेंग को गहरा सलाम किया। शहर के बाहर खड़े गार्ड्स और दीवारों पर मौजूद सैनिकों ने भी एक साथ झुक गए। ग्रैंड जनरल, स्वागत है। बस ये सब छोड़ दो। रसोई वालों से कहो गर्म पानी तैयार करें। मैं और मेरे लोग 4 महीने से नहाए नहीं हैं। ज़ाओ फेंग ने हाथ हिलाकर कहा, बिना किसी औपचारिक बात में रुचि लिए। अपने शरीर पर जमी खून और गंध से वो कब का तंग आ चुका था। जी, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। और ज़ाओ फेंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी नज़र अपने पीछे खड़े योद्धाओं पर पड़ी, खासकर उन काले कपड़े में लिपटे डब्बों पर जो उनकी पीठ पर बंधे थे। 4 महीने की लड़ाई, हजारों भाई दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए। लेकिन भले ही वो गिर गए हों, उनकी आत्मा अब जिंदा थी। अपने जनरल के रूप में ज़ाओ फेंग ने उनके शरीर विदेशी जमीन पर छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके अवशेषों को जलाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। एक भी भाई पीछे नहीं छोड़ा, चाहे उसके लिए दुश्मन के गांव में घुसना पड़े, चाहे मौत का ही सामना क्यों न करना पड़े। ज़ाओ फेंग ने कभी अपना वचन नहीं तोड़ा। उसने कहा था सबको घर लाएगा, और आज वो सब घर आ चुके थे। श्यानपिंग के पीछे कब्रें खुदवाओ, उनके सैनिक पद के नाम के साथ कब्रिस्तान बनाओ। कल मैं खुद अपने भाइयों को अंतिम विदाई दूंगा। ज़ाओ फेंग की आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। ये सुनते ही तू सुई और लियू की नज़र उन काले कपड़े में लिपटे डब्बों पर गई। वो समझ गए, ये उन भाइयों के अवशेष थे जो दुश्मन की ज़मीन पर शहीद हुए थे। दोनों के चेहरे गंभीर और श्रद्धा से भरे हो गए। ग्रैंड जनरल, भाइयों, शहीद साथियों के अवशेष हमें सौंप दीजिए। उनका अंतिम संस्कार और व्यवस्था हम करेंगे। तू सुई आगे बढ़ा और दृढ़ आवाज में बोला। फिर उसने हाथ उठाया। शहर के दरवाजों पर खड़े हजारों सैनिकों ने अपने हथियार जमीन में गाड़ दिए। वो सब आगे बढ़े, लौट कर आए घुड़सवारों की तरफ, लेकिन उन्होंने तुरंत अवशेष नहीं लिए। सबने पहले ज़ाओ फेंग की तरफ देखा, उसके आदेश का इंतजार करते हुए। शहीद भाइयों के अवशेष उन्हें दे दो, उनके सैनिक पद के साथ कब्रें बनने दो। कल हम सब मिलकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। ज़ाओ फेंग की आवाज़ गूंज उठी। आज्ञा का पालन होगा। हजारों योद्धाओं ने एक साथ जवाब दिया। फिर उन्होंने अपनी पीठ से काले कपड़े में लिपटे डब्बे उतारे और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन भाइयों को सौंप दिए जो शहर में रुककर उनका इंतजार कर रहे थे। जब सारे शहीद सैनिकों के अस्थि अवशेष सही तरह से संभाल लिए गए, झाओ फेंग ने अपना हाथ उठाया। शहर में प्रवेश करो। तू सुई और ली यू तुरंत साइड हो गए। आंखों में गहरा सम्मान लिए दोनों ने देखा कैसे झाओ फेंग और उसके जंग से तपे हुए योद्धा घोड़ों पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर रहे थे। ये युद्ध सिर्फ ग्रैंड जनरल और उनके सैनिकों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना भयानक रहा होगा। तू सुई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, ये सेना किन साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना है। इस दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं। ली यू ने भी आदर के साथ कहा। जैसे ही झाओ फेंग शहर की गलियों से गुजरा, ग्रैंड जनरल, स्वागत है। धन्यवाद ग्रैंड जनरल, यन के लोगों का बदला लेने के लिए। ग्रैंड जनरल, स्वागत है। सड़क के दोनों तरफ से गरजती हुई आवाजें उठने लगीं। झाओ फेंग ने चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों किनारों पर दसों हजार आम नागरिक बर्फ पर घुटनों के बल बैठे हुए थे, दिल से अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। ये देखकर झाओ फेंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया।
बुजुर्गों, कृपया तुरंत खड़े हो जाइए। सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत तेज है, कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ज़ाओफेंग ने तुरंत कहा। इस युग की सर्दी बेहद कठोर होती थी। बिना रुई के कपड़ों के लोग सिर्फ आग और कोयले के सहारे जिंदा रहते थे। जम जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। जनरल झाओ, एक लगभग 37 साल के बुजुर्ग अपने पोते के साथ आगे बढ़े, आंखों से आंसू बहते हुए बोले, आपने हमें बदला दिलाया। उत्तर के जंगली कबीलों के खिलाफ आपके शौर्य के किस्से हमने सुने हैं। आपने उन बर्बरों को लाखों की संख्या में मारा, उनका राज दरबार तक मिटा दिया। मेरा बेटा और बहू दोनों बर्बरों के हाथों मारे गए। अब बस मैं और मेरा पोता ही बचे हैं। जनरल, आपने खून का कर्ज चुका दिया। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। मैं किन का सैनिक हूँ और हुआक्शिया का योद्धा भी। विदेशी आक्रमणकारियों को मारना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभार की कोई जरूरत नहीं बुजुर्ग, ज़ाओफिंग ने तुरंत घोड़े से उतरते हुए शांत स्वर में कहा। जनरल झाओ, हम समझते हैं, बर्बरों को हराने के बाद आप चाहते तो वहीं रुक सकते थे, लेकिन आप उनकी भूमि में गहरा घुस गए, सिर्फ इसलिए ताकि हम जैसे बेगुनाहों का बदला लिया जा सके। ये बात हम सब जानते हैं। आपका उपकार मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बस यही प्रार्थना है कि जनरल झाओ का जीवन सदा सुख शांति से भरा रहे। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपने पोते के साथ फिर से घुटने टेक दिए। जनरल झाओ का महान उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जनरल झाओ को सदा शांति और समृद्धि मिले। हजारों लोगों की आवाज एक साथ गूंज उठी। शायद यही सब कुछ था जो वे कर सकते थे। उनके लिए ज़ाओफिंग सिर्फ रक्षक नहीं था। अगर उसने उत्तर में सेना ना ले जाई होती तो शायद वे सब कब के तलवार के नीचे आ चुके होते। और सबसे बढ़कर वो उनका बदला लेने वाला था। 4 महीने तक निरंतर युद्ध, गहरी शत्रु भूमि में घुसकर। अपने पद और रुतबे के बावजूद ज़ाओफिंग पर यह जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये सब किया। ऐसा व्यक्ति कौन पसंद नहीं करेगा? लोगों की सच्ची पुकार सुनकर ज़ाओफिंग सच में विचलित हो गया। धन्यवाद मेरे देशवासियों, मैं ज़ाओफिंग कभी भी तुम्हें विदेशी अत्याचार के नीचे नहीं झुकने दूंगा। उसने लोगों की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। अगर वो रुक जाता तो लोग भी सर्दी में खड़े रहते। ग्रेट किन के योद्धाओं स्वागत है, ग्रेट किन के योद्धाओं स्वागत है। शहर फिर से गरज उठा। हर सैनिक का मन भर आया। शायद यही वजह है कि जनरल हमें युद्ध में ले जाते हैं। ऐसी सच्ची कद्र। हर एक बर्बर जो मरा वो सही था। हर सैनिक के मन में यही विचार था। 3 जिन के इलाकों में भले ही बगावत बाकी हो, लेकिन यन के लोग अब कभी भी किन के खिलाफ नहीं उठेंगे। तू सोई और ली यू ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच गए थे। जब वे शहर के अंदर स्थित मिलिट्री कैंप पहुंचे, गेट पर पहले से ही एक महिला खड़ी थी, हल्की नीली पोशाक में। झाओ अंग। ज़ाओफिंग को खून से लथपथ देखकर, भाई आप वापस आ गए? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर आगे बढ़ी। ज़ाओफिंग घोड़े से उतरने ही वाला था कि अपनी गंदी हालत का जिक्र करे, पर झाओ अंग ने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा उसकी बाहों में समा गई। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप बिना बताए उत्तर के मैदानों में चले गए। मैं रूस डर के साथ जीती रही। 2 महीने की दबाई हुई चिंता अब आंसुओं के साथ बाहर निकल रही थी। 24 की नहीं, 22 की उम्र होने के बावजूद भाई के सामने वो अब भी वही छोटी बहन थी। तुम्हें पता है मैं कितना बदबू मार रहा हूँ? अब तुम भी बदबू करोगी। ज़ाओफिंग ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा। बस आप जिंदा लौट आए वही काफी है, ज़ाओफिंग ने आंसू भरी आंखों से कहा। क्या उन बर्बरों को लगा वो तुम्हारे भाई को मार देंगे? नामुमकिन, ज़ाओफिंग ने हल्का सा हंसकर कहा। अब आप वापस आ गए हैं तो फिर से जाओगे तो नहीं ना? ज़ाओफिंग ने धीमी आवाज में पूछा। ज़ाओफिंग समझ गया, ये बहन की चिंता थी। उनका राजदरबार तबाह हो चुका है, अब मैं वहां जाऊं भी क्यों? बस शायद एक आखिरी युद्ध बाकी हो, उसके बाद मैं तुम्हें श्यांग्यांग ले जाऊंगा। डोंगू का राजा शायद अभी भी सेना जोड़ रहा हो, लेकिन ज़ाओफिंग कभी नहीं डरा था। अगर वो आया तो यहीं श्यांगपिंग में उसका सामना होगा। मिस झाओ,
शायद पहले जनरल को नहा लेने दें। 4 महीने से उन्होंने ठीक से स्नान तक नहीं किया। ली यू ने मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 239 चिन वापस एट्रीब्यूट एक्सप्लोजन। लियू की बात सुनते ही और जाओ फेंग को खून से लथपथ उसके पीछे खड़े जंग से तपे हुए सिपाहियों के साथ देखकर जाओ यिंग ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। भाई जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मैंने मिलिट्री डॉक्टर्स को बैरिक्स बुला लिया है। इस एक्सपीडिशन में गए हर सिपाही का पूरा चेकअप होगा, जाओ यिंग ने नरमी से कहा। जाओ फेंग ने सर हिलाया। इस युद्ध में लगभग हर सिपाही जख्मी हुआ है, सबका ढंग से इलाज होना चाहिए। भाइयों, लॉजिस्टिक्स कैंप में जाकर नहा लो, पूरे जिस्म से बदबू आ रही है, जाओ फेंग ने जोर से कहा, घोड़े से उतरते हुए बैरिक्स की तरफ बढ़ते हुए। सारे सिपाही एक साथ उसके पीछे चल पड़े। लॉजिस्टिक्स कैंप के अंदर रसोई की सिपाही पानी उबालने में लगे हुए थे। भाप पूरे इलाके में फैली हुई थी। जल्दी करो, सुप्रीम जनरल वापस आ गए हैं, पानी तैयार रखो। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर जोर से हुक्म दे रहा था। जी सर। एक के बाद एक गर्म पानी लकड़ी के टब्स में भरा गया और साथ ही इलाज वाली जड़ी बूटियां डाली गई। हजारों वुडन टब्स सीधी लाइन में रखे थे, सब गर्म पानी से भरे हुए। सुप्रीम जनरल का स्वागत है। जाओ फेंग को आते देख यांग बो तुरंत आगे बढ़कर सलाम करने लगा। इतनी तैयारी और इतने सारे टब्स? जाओ फेंग ने अच्छा सा सजा हुआ इंतजाम देखकर थोड़ा हैरानी से पूछा। सुप्रीम जनरल, यांग बो ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था, बस आपकी विजयी वापसी का इंतज़ार था। ये टब सिपाहियों ने ताज़ा काटे गए लकड़ी से खुद बनाए हैं। मिलिट्री डॉक्टर से औषधि पाउडर भी मंगवाया है, जो पानी में मिलाकर जख्मों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा काम किया, जाओ फेंग मुस्कुराया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधा एक टब की तरफ बढ़ा। भाइयों, शर्माने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से नहा लो। जोर से हंसते हुए जाओ फेंग ने अपना खून से भरा आर्मर और कपड़े उतारे और सीधा टब में कूद पड़ा। अंदर जाते ही उसे पूरे जिस्म में राहत महसूस हुई। आपका हुक्म। एलीट सिपाही भी अपना बैटल गियर उतारकर टब्स में घुस गए। जब आसपास खड़े लॉजिस्टिक सिपाहियों ने इन योद्धाओं के जिस्म देखे तो सब के सब सन रह गए। हर एक सिपाही के जिस्म पर तलवार और तीर के जख्मों के निशान थे। उनका सुप्रीम जनरल भी अलग नहीं था। उसका अपर बॉडी लगभग पूरी तरह से जंग के जख्मों से भरा हुआ था। तो ये होते हैं असली योद्धा। ये हर एक नर्क से जिंदा लौट कर आया है। इस पल लॉजिस्टिक सिपाहियों को पहली बार फ्रंट लाइन और सपोर्ट ट्रूप्स के बीच का असली फर्क समझ आया। पहले उन्हें लगता था बस लड़ना और सफाई करना ही का अंतर होता है, लेकिन अब इन डरावने जख्मों को देखकर उन्हें सच्चाई समझ आ गई। ये वो लोग थे जो खूनी जंगों से बचकर आए थे। नॉर्थ फ्रंटियर के उस श्रापित इलाके में इतने दिनों के बाद आज सुख मिला है। भाइयों, लॉजिस्टिक्स वालों की मेहनत ज़ाया मत होने दो और जख्मों पर रोने धोने नहीं, बेइज्जती मत करना। वेकवान हंसते हुए एक टब में कूद पड़ा। फिक्र मत करो, हम सुप्रीम जनरल के सिपाही हैं। खून बहाया है, आंसू नहीं। मौत से नहीं डरते। ये कुछ निशान क्या चीज है, इस पल का मजा लो। सुप्रीम जनरल, शराब कब मिलेगी? बहुत दिन से मन कर रहा है। हाँ, मुझे भी शराब और गोश्त चाहिए। टब्स में बैठे सब सिपाही उम्मीद भरी नजरों से जाओ फेंग की तरफ देखने लगे। जब वचन दे दिया तो मैं कैसे मुकर सकता हूँ? जाओ फेंग जोर से हंसा, फिर यांग बो की तरफ देखा। जनरल यांग, सुना तुमने? जी सर। आज रात लॉजिस्टिक्स पूरी ताकत लगा देगी। हर लौट कर आए सिपाही को पेट भरकर शराब और गोश्त मिलेगा। सुप्रीम जनरल महान है, सुप्रीम जनरल महान है। सिपाही जोश में चिल्लाने लगे। अच्छे से रगड़ कर नहा लो, खून की बदबू के साथ बाहर मत निकलना। नए मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी तैयार रखना और आर्मर साफ करवा लो। जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं उन्हें पिघलाकर दोबारा ढाल दो, जाओ फेंग ने हुक्म दिया। जी सर। यांग बो ने खून से भरे कपड़ों और टूटे फूटे आर्मर के ढेर को देखा। यूनिफॉर्म्स बिल्कुल बेकार हो चुके थे, या तो फटे हुए या फिर जमे हुए खून से भरे। आर्मर को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। सब हुक्म देकर जाओ फेंग टब में पीछे टिक गया। आखिरकार उसे सुकून मिला। फ्रंटियर पर हर दिन जान पर खेलकर गुजरता था। दुश्मन के घेराव से बचना, सिपाहियों को जिंदा रखना।
आराम के वक्त भी उसकी सेंसेस हमेशा अलर्ट रहती थीं। जरा सी हरकत हुई नहीं और वो तुरंत फौज को लेकर निकल पड़ता था। इसी तरह उसने हर दुश्मनी जाल से अपनी फौज को बचाया। अब जब वो वापस आ चुका था, शैंगपिंग शहर में 2 लाख फौज और 1 लाख लॉजिस्टिक्स ट्रूप्स के साथ उसे किस बात का डर था? अब वो सच में निश्चिंत हो सकता था। सिर्फ वो ही नहीं, बहुत से सिपाही गर्म पानी में बैठे बैठे ही नींद में चले गए। किल काउंट और एट्रीब्यूट गेन्स सेटल करो। जाओ फेंग ने पूरी कैंपेन के दौरान एट्रीब्यूट पॉइंट्स कलेक्ट करने को रोक रखा था। अब आखिरकार पूरा फल लेने का वक्त था। ये एक जबरदस्त पावर बूस्ट होने वाला था। जाओ फेंग के नेतृत्व में मारे गए दुश्मनों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। ये हिसाब का वक्त था। बैटल समरी। कुल मारे गए दुश्मन 5,86,733। कुल एट्रीब्यूट प्राप्तियां 1,46,683। एट्रीब्यूट गेन्स ट्रूची प्लस 15,493, स्ट्रेंथ प्लस 17,329, स्पीड प्लस 17,123, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 15,321, स्पिरिट प्लस 14,345, लाइफ स्पैन प्लस 67,072 दिन। इंटरफेस पर स्टैट्स देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। विदेशी कबीले के खिलाफ इस युद्ध ने उसे बेहद फायदा दिया था। मेरे सब एट्रीब्यूट्स फिर से काफी बढ़ गए हैं। होस्ट ने सभी एट्रीब्यूट्स में 40,000 क्रॉस कर लिया है। रिवॉर्ड एक टियर 2 ट्रेजर चेस्ट। होस्ट ने 50,000 सभी एट्रीब्यूट्स में क्रॉस कर लिया है। रिवॉर्ड एक टियर 2 ट्रेजर चेस्ट। इंटरफेस पर नया नोटिफिकेशन चमक उठा। तुरंत ही जाओ फेंग ने महसूस किया कि उसके जिस्म में शक्ति की एक लहर दौड़ गई। उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आया। एट्रीब्यूट पैनल खोल दो। होस्ट जाओ फेंग, उम्र 22 साल, ट्रूची 51,312। जितनी ज्यादा ट्रूची उतना ही ज्यादा दंत्यान का स्टॉक और उतनी ही ज्यादा एक्सप्लोजिव शक्ति। ग्रैंड मास्टर 3rd लेवल ट्रूची। स्ट्रेंथ 53,345। नंबर जितना बड़ा उतनी ही ज्यादा ताकत। स्पीड 53,230। नंबर जितना बड़ा उतनी तेज गति। कॉन्स्टिट्यूशन 51,093। मजबूत शरीर, तेज रिकवरी, लगातार स्टैमिना और ट्रूची का तेज रिप्लेनिशमेंट। स्पिरिट 52,947। स्पिरिचुअल पावर 5,000 जांग तक फैल सकती है। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता। सोल पावर 6,754। सोल जितनी मजबूत उतनी ही स्थिर। शरीर नष्ट हो जाए तब भी आत्मा बनी रहती है। लाइफ स्पैन 471 साल प्लस 248 दिन। रियल लाइफ स्पैन कैप 500 साल, एक अनजान नियम के कारण सीमित। मेरिट 1,125। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स या स्किल पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पोर्टेबल स्पेस 5,099 क्यूबिक मीटर। कल्टिवेशन टेक्निक मार्शल डाउ इंपीरियल ड्रैगन कोडेक्स। रोजाना कल्टिवेशन पर सभी एट्रीब्यूट्स में प्लस 500 का बूस्ट देता है। मेरे टोटल एट्रीब्यूट्स 50,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ? ग्रैंड मास्टर के ऊपर जो रियाल्म होता है वो डिवाइन एबिलिटी रियाल्म है, लेकिन लगता है कि डिवाइन एबिलिटी रियाल्म का कोई पीक एक्सपर्ट भी मेरा एक पंच शायद ही झेल पाए। जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। नश्वर दुनिया मोर्टल वर्ल्ड में अब उसका कोई मुकाबला बचा ही नहीं था, इसलिए उसने कभी अपनी पूरी ताकत निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसी वजह से उसे खुद भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था कि वो अब कितना शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन अपनी हालत देखकर एक बात बिल्कुल साफ थी। जाओ फेंग अब इनविंसिबिलिटी के रास्ते पर चल रहा था। मेरी लाइफ स्पैन लगभग 500 साल के करीब पहुंच चुकी है। मेरी उम्र को दबाने वाले नियम भी अब मुझे रोक नहीं पा रहे। 500 साल, ये तो पूरी एक डायनेस्टी की जिंदगी होती है। अपने एट्रीब्यूट पैनल पर नज़र जमाए, खासकर लाइफ स्पैन वाले हिस्से को देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे उम्मीद थी, विदेशी कबीले के खिलाफ युद्ध सबसे बेहतर होते हैं। दुश्मनों का सफाया करने में कोई पाप बोध भी नहीं होता।
सेंट्रल प्लेन्स के एकीकरण के बाद भी चीन के पतन तक कम से कम 10 साल का समय बचा रहेगा। मैं इन सालों को बर्बाद नहीं कर सकता। चाहे दक्षिण हो या उत्तर, मौके हर जगह है। अगर मैं और मजबूत होता गया और अपने एट्रीब्यूट पैनल को और इवॉल्व कर लिया, शायद मैं माँ की जिंदगी भी बढ़ा पाऊं। जाओ फिंग के मन में ये विचार उभर आए। सदियों तक अकेला जीना, बिना अपनों के, बिना परिवार के, ये भविष्य उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसका परिवार, उसके वफादार अधिकारी, उसके भाई जैसे सिपाही, वो चाहता था कि सभी लंबी जिंदगी जिए और उसके साथ रहें। और इसके लिए जाओ फेंग को पूरा विश्वास था, अगर उसके एट्रीब्यूट्स 1 लाख से आगे निकल गए तो कुछ भूकंप जैसा आसमान हिला देने वाला जरूर होगा। इस बात का उसे पूरा यकीन था। इन गहरी सोच में डूबा हुआ जाओ फेंग धीरे धीरे थकान महसूस करने लगा। लकड़ी के टब के किनारे टेक लगाते ही वो गहरी नींद में चला गया। थोड़ी ही देर में पूरे लॉजिस्टिक्स कैंप में गहरी और संतुलित सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। ये सुनकर आसपास के लॉजिस्टिक्स सिपाहियों ने अपनी हरकतें और धीमी कर दीं ताकि कोई आवाज़ न हो। सब समझ रहे थे कि पिछले 4 महीने विदेशी कबीले के खिलाफ लगातार जंग लड़ने के बाद ये योद्धा कितने ज़्यादा थक चुके थे। चाहे उन्होंने खुद बैटलफील्ड न देखा हो, लेकिन सिपाहियों के चेहरे पर थकान बिल्कुल साफ थी। हुक्म फैला दो। आधा अगरबत्ती जलने के बाद पानी का तापमान चेक करना। अगर पानी ठंडा हो रहा हो तुरंत और गर्म पानी डालना। साथ ही आसपास आग के अलाव जला दो। जनरल और भाइयों को ठंड लगनी नहीं चाहिए। 4 महीने लगातार युद्ध लड़ चुके हैं, बिल्कुल निचोड़ दिए गए हैं। इन इतने दिनों में शायद एक भी रात ढंग से नहीं सोए होंगे। यांगबो ने धीमी आवाज़ में हुक्म दिया। उसकी आंखों में गहरा सम्मान और इज्जत झलक रही थी। जी सर। लॉजिस्टिक सिपाही भी उतनी ही धीमी आवाज़ में बोले। उन्होंने जल्दी से लकड़ी इकट्ठी की और वुडन टब्स के चारों तरफ अलाव जला दिए, रात की ठंड को दूर भगाते हुए। चाहे वो खुद बैटलफील्ड पर न गए हों, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहते थे। सैन्य शिविर के अंदर जाओ यिंग कुछ मिलिट्री डॉक्टर्स के साथ खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। तभी ली यू आया। यिंगर, तुम और मिलिट्री डॉक्टर्स अब वापस जा सकते हो। जनरल और उनके सिपाही सो चुके हैं, ली यू ने नरमी से कहा। उसकी नज़र जाओ यिंग पर प्यार और अपनापन लिए हुए थी। जाओ यिंग अब इस संबोधन की आदी डाल चुकी थी, इसलिए उसने कोई टिप्पणी नहीं की। लंबी जंग के बाद शरीर थक चुका होता है और जीवन शक्ति भी कम हो जाती है। अब जब वो सुरक्षा में लौट आए हैं तो एनर्जी का धीरे पड़ना स्वाभाविक है। उनके लिए पोषक टॉनिक तैयार करो, जब वो जागें तो ज़रूर पिलाना। उसने डॉक्टर्स को निर्देश दिया। जी मैडम। सभी मिलिट्री डॉक्टर्स ने एक साथ सिर हिलाया। हुक्म देने के बाद जाओ यिंग ने ली यू की तरफ एक नज़र डाली और मुड़कर चल पड़ी। यिंगर, जैसे ही जनरल जागेंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा, ली यू ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, जाओ यिंग ने धीरे से जवाब दिया। कोई बात नहीं। ओ हाँ यिंगर, अब जबकि जनरल वापस आ गए हैं तो क्या तुम भी उनके साथ स्यानयांग जाओगी? अगर ऐसा है तो क्या हम साथ चल सकते हैं? मैंने सुना है तुम्हारी माँ शाचू में रहती हैं, रास्ते में उनसे मिलते हुए चलेंगे? ली यू ने उत्साह से पूछा। 26 साल का ली यू 4 साल बड़ा था, फिर भी उसने हमेशा अपने पिता के तय किए हुए विवाह को ठुकरा दिया था और अभी तक अविवाहित था। जाओ यिंग से मिलने के बाद से ही उसका दिल पूरी तरह से उस पर आ गया था। ली यू को इतनी दूर तक प्लानिंग करते देखकर जाओ यिंग ने ठंडी सांस ली और बेपरवाह अंदाज में कहा, वक्त आने पर देखेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसका जवाब सुनते ही ली यू कुछ पल के लिए जम सा गया। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। उसने मेरे साथ घर वापस चलने की बात मान ली और शायद मैं उसकी माँ से भी मिल पाऊं। ये तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। जबरदस्त। उत्तरी सीमा पर डोंगहू का राज दरबार। तौबाहू 1 लाख से ज्यादा डोंगहू फौज के साथ अपने राज दरबार की तरफ वापस लौटा, लेकिन जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था वो पूरी तरह से विनाश का था। जो कभी 10 मील तक फैला हुआ भव्य राज दरबार हुआ करता था, अब सिर्फ खंडहर बनकर रह गया था।
कभी शान से खड़े विशाल टेंट्स अब बिल्कुल गायब हो चुके थे। सिर्फ जली हुई जमीन, काले पड़े हुए अवशेष और हर जगह बिखरी लाशें बची थीं। चीख पुकार और दर्दनाक विलाप हवा में गूंज रहे थे। कुछ लोग जो किन सेना के हमले में घायल हुए थे अभी तक जिंदा थे, लेकिन मौत के करीब। कुछ लोग जो भागकर बच गए थे लौटकर आए सिर्फ इस भयानक मंजर को देखने के लिए। हमारे राजदरबार को किन ने तबाह कर दिया। डोंगू का 100 साल पुराना राजदरबार बस यूं ही मिटा दिया गया। तौबा हू की आंखें खून से भर आईं जब उसने सामने का विनाश देखा। और सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे खड़े डोंगू जनरल्स और सिपाही भी गुस्से और शोक से भरे हुए थे। डोंगू का राजदरबार उनकी जाति का दिल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट्रल प्लेन्स के लिए एक साम्राज्य की राजधानी होती है। ज़ाओ फेंग का अपनी सेना के साथ डोंगहू के रॉयल कोर्ट में घुसना, उनके लोगों का संहार करना और पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ देना, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी साम्राज्य की राजधानी को पूरी तरह जमीन से मिटा देना। घायलों को बचाओ, जो भी जिंदा है उसे तुरंत निकालो। टुओबा हू गरजा, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। जी सर। डोंगहू के सिपाही तुरंत इधर उधर फैल गए, जिंदा बचे लोगों को ढूंढने लगे। इसी दौरान टुओबा हू अपनी फौज को लेकर मेन रॉयल टेंट की तरफ बढ़ा। योर हाइनेस, ये देखिए। एक डोंगहू जनरल ने मेन टेंट की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा सदमे से जम गया था। चिन, इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मेरा दूसरा भाई, तीसरा भाई, पांचवी बहन, सबको चिन ने मार दिया। टुओबा हू का गुस्सा उबल पड़ा। उसकी आंखों के सामने मेन टेंट के बचे खुचे ढांचे पर दर्जनों लाशें लटकी हुई थीं। बेजान शरीर हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। सबके कपड़े कीमती और शानदार थे। एक नज़र में ही समझ आ जाता था कि ये सब डोंगहू के उच्च वर्ग के लोग थे। और नीचे जमीन पर और भी सैकड़ों लाशें पड़ी थीं, सभी राजपरिवार और शासक वर्ग के लोगों की महंगी पोशाकों में लिपटी हुई। ज़ाओ फेंग का संदेश बिल्कुल साफ था, खून का बदला खून। टुओबा हू की प्रतिक्रिया देखकर ये भी साफ था कि संदेश अपनी जगह तक पहुंच चुका था। ज़ाओ फेंग ने बिल्कुल सही लोगों को मारा था। डोंगहू साम्राज्य के दिल, रॉयल कोर्ट में रहने वाले सबसे शक्तिशाली लोग एक ही बार में मिटा दिए गए थे। योर हाइनेस, यहाँ एक झंडा है, चिन सेना छोड़कर गई है। एक डोंगहू जनरल ने खंडहर के बीच लटके एक सफ़ेद कपड़े की तरफ इशारा किया। उस पर लिखे शब्द ताज़ा खून से लिखे हुए थे और वो खून डोंगहू के लोगों का ही था। टुओबा हू का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने हाथ हिलाया। कुछ सिपाही तुरंत आगे बढ़े, झंडा फाड़कर नीचे उतारा और उसे टुओबा हू के पास ले आए। क्या लिखा है? टुओबा हू ने दांत पीसकर पूछा। डोंगहू और चिन की लिपि अलग थी, इसलिए वो खुद पढ़ नहीं सकता था। एक जनरल जो चिन की लिपि पहचानता था आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। योर हाइनेस, ये मैं जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बोल। टुओबा हू की खून से भरी आंखें आग उगल रही थी। जनरल ने गहरी सांस ली और बोला, इस संदेश में लिखा है कि ये युद्ध खून के बदले खून है। ये यन के इलाके में डोंगहू द्वारा मारे गए लाखों हैन लोगों का बदला है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये वो कीमत है जो तुम्हारी जाति को चुकानी होगी। और ये जंग सिर्फ शुरुआत है। एक दिन हम लौट कर आएंगे और तुम्हारी पूरी जाति का अंत कर देंगे। संदेश पर हस्ताक्षर है ग्रेट चिन का सुप्रीम जनरल ज़ाओ फेंग। जैसे ही ये शब्द बोले गए, टुओबा हू का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। चिन, ज़ाओ फेंग, तुमने मेरे लोगों का कत्ल किया, मेरे अपनों को मारा। मैं टुओबा हू स्वर्ग की कसम खाता हूँ, जब तक मैं तुम्हें टुकड़ों में चीर न दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जहरीली नफरत के साथ टुओबा हू ने आसमान की तरफ गरज कर चिल्लाया। ज़ाओ फेंग का नाम अब उसकी आत्मा में जल चुका था। एक नाम जो खून से लिखा गया था, एक नाम जो बदले का प्रतीक बन चुका था। वो इसे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जो बात टुओबा हू समझ नहीं पाया, वो ये थी कि ये किस्मत उसके लोगों ने खुद बुलाई थी। जो लोग कत्ल करते हैं, एक दिन खुद भी कत्ल किए जाते हैं। सेंट्रल प्लेन्स पर चढ़ाई करके, निर्दोष लोगों का संहार करके डोंगहू ने खून का ये चक्र शुरू किया था।
और अब ज़ाओ फेंग ने बस उन्हें उनका हिसाब चुकाया था। कुछ दिन बाद 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों की एक विशाल डोंगहू सेना यन के इलाके की तरफ बढ़ने लगी। इस बार डोंगहू का राजा खुद सेना का नेतृत्व कर रहा था। जल्दी करो, रफ्तार बढ़ाओ, मैं चिन को इस कत्ल का पूरा दाम चुकवाऊंगा। डोंगहू राजा ने घोड़े को एड़ लगाई और उसके पीछे पूरी सेना गरजती हुई आगे बढ़ी। योर मैजेस्टी, हमारे पास लंबी जंग के लिए रसद काफी नहीं है। हर सिपाही के पास ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का सामान है। वू एक उच्च स्तर का जनरल घबराहट में बोला। 10 दिन काफी हैं। उससे पहले मैं चिन के बॉर्डर के सब इलाके जलाकर राख कर दूंगा। चिन ने हमारे लोगों का संहार किया है। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं डोंगहू पर शासन कैसे करूंगा? मैं अपने लाखों योद्धाओं का सामना कैसे करूंगा? डोंगहू राजा नफरत से अंधा हो चुका था। पर योर मैजेस्टी, चिन की सेना पहले ही अपने किलों में घुस चुकी है। हमारे पास सीज वेपन्स नहीं है और 10 दिन में उनकी रक्षा तोड़ना नामुमकिन है। वू ने फिर से समझाने की कोशिश की। चुप रहो, डोंगहू राजा गरजा, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। चिन बॉर्डर के पास डोंगहू सेना जल्द ही एक जगह पर पहुंची जिसे जिंगवान के नाम से जाना जाता था। जैसे ही वो करीब आए, डोंगहू राजा ने अचानक लगाम खींच ली। घोड़ा तेज चीख के साथ रुक गया। उसकी खून से भरी आंखें फैल गईं। सामने का मंजर देखकर वो सुन रह गया। चैप्टर 240। डोंगहू का राजा अपना सर ले आया। एक इच्छा पूरी हुई। सिर्फ डोंगहू का राजा ही नहीं, उसके आगे पीछे खड़े सभी डोंगहू सिपाही, जैसे ही उन्होंने सामने का मंजर देखा, उनकी आंखें खून से लाल हो गईं, नफरत से भरी हुई। लेकिन उस नफरत के नीचे उनके दिल के सबसे गहरे कोने में एक ऐसा डर उभर आया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक ऐसा भय जो पूरे शरीर को कंपा दे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक विशाल, आसमान छूता हुआ जिंगवान खड़ा था। सर के सर, कत्ल किए गए दुश्मनों के सिरों का पहाड़। इस भयानक स्मारक को देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाता। और डोंगहू सेना के लिए ये झटका और भी ज्यादा गहरा था। किन के लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये पुरानी और नई नफरत, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। डोंगहू के राजा ने दांत पीस कर कहा। उसकी आवाज गुस्से से भरपूर थी। फिर वो गरजा, गिरा दो इसे, सब कुछ गिरा दो। ये हमारे योद्धा थे, हमारे सबसे बहादुर बेटे। इनके सिर मिट्टी में सुकून पाने चाहिए। जैसे ही ये हुक्म मिला, डोंगहू सेना जिंगवान की तरफ बढ़ने लगी। डर के बावजूद बर्फ से ढकी जमीन के बीच उन्हें अपने पुराने परिवार जैसे लोगों के चेहरे दिख रहे थे। बहुत से सिर अभी भी पूरी तरह गले नहीं थे। कुछ पर अभी भी मांस लगा हुआ था, बस सड़ चुका था। इस वजह से दृश्य और भी भयानक लग रहा था। कुछ की आंखें अभी भी खुली थीं, खाली बेजान नजरों से उन्हें घूर रही थी। उन निश्चैत आंखों के थ्रू जैसे आखिरी पलों का दर्द और लाचारी महसूस हो रही थी। जिंगवान का ये भय उन सब पर भारी पड़ रहा था। इसी दौरान डोंगहू सेना की हर हरकत किन के बॉर्डर पर घूम रहे स्काउट्स द्वारा पहले ही देख ली गई थी। शियांगपिंग सिटी के उत्तर, बस्ती से काफी दूर, हजारों कब्रें फैली हुई थीं। हर कब्र पर एक लकड़ी की तख्ती लगी हुई थी। इन कब्रों के सामने ज़ाओ फेंग खड़ा था। उसके साथ नॉर्दर्न एक्सपीडिशन में लड़ने वाले हजारों योद्धा खड़े थे। सभी ने नए मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और आर्मर पहने हुए थे। सभी के चेहरे गंभीर और शांत थे। आज वो भाई जो 4 महीने तक नॉर्दर्न वेस्ट्स में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, आज अपने गिरे हुए साथियों को आखिरी विदा देने आए थे। उन योद्धाओं को जो किन राज्य के लिए, हुआक्शिया के लिए अपनी जान दे गए थे। भाइयों, 4 महीने पहले मैं, ज़ाओ फेंग, तुम्हें नॉर्दर्न वेस्ट्स में लेकर गया था। तुम्हें विदेशी कबीले के इलाकों में लेकर गया। तुमने कहा, कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और तुमने अपने शब्दों को सच कर दिखाया। किन के सिपाही होने के नाते
धरती की रक्षा और शत्रु का वध हमारा कर्तव्य है, और अगर इस कर्तव्य को पूरा करते हुए मौत आए तो कोई पछतावा नहीं। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम सबको वापस लाऊंगा, और हम वापस आ गए हैं, पर ये वापसी पूरी नहीं है। अब शब्द कम पड़ जाते हैं। भाइयों, अब तुम घर लौट सकते हो। जाओ फेंग ने हजारों कब्रों की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा। अगले ही पल जाओ फेंग ने जोर से पुकारा, भाइयों लौट आओ, घर लौट आओ, घर लौट आओ। उसके पीछे खड़े हजारों सिपाहियों ने एक साथ नारा लगाया। नारों के साथ अनगिनत कागजी चढ़ावे हवा में उड़ा दिए गए। वो बर्फ के फूलों जैसे कब्रों पर गिरने लगे। सफेद शोक पताकाएं आसमान में लहराने लगीं। कागजी सिक्के हवा में घूमने लगे, और इन सब के बीच असली बर्फ के फूल आसमान से गिरने लगे। शायद यही उनका तरीका था उन आत्माओं को शांति देने का, उन्हें घर बुलाने का। लेकिन जाओ फेंग जानता था कि ये योद्धा कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था जब ये सिपाही विदेशी जमीन पर गिरे थे। उनकी आत्माएं इस दुनिया की किसी अनजानी शक्ति द्वारा निगल ली गई थीं, जन्म और मृत्यु के चक्र में समा गई थीं। शायद अब तक वो किसी और रूप में दोबारा जन्म भी ले चुके हों। भाइयों, निश्चिंत रहो, मैंने तुम सब के नाम याद रखे हैं, तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार। मैं जाओ फेंग कसम खाता हूं कि इस नॉर्दर्न एक्सपीडिशन में गिरे हर एक योद्धा के परिवार की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये मेरा वादा है। जाओ फेंग ने कब्रों की तरफ देखकर अपनी आखिरी प्रतिज्ञा की। फिर वो मुड़कर अपने पीछे खड़े हजारों योद्धाओं की तरफ देखा। सब सिपाही, मेरा हुक्म सुनो, जाओ फेंग ने आवाज बुलंद की। हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं जनरल। हजारों एलीट सिपाहियों ने एक साथ झुककर कहा। हमने नॉर्दर्न वेस्ट्स में कदम रखा, हमने अपने दुश्मनों को कुचल दिया। इस युद्ध ने विदेशी कबीले की रीढ़ तोड़ दी है। अगले 5 सालों तक उनमें हमारी धरती पर हमला करने की शक्ति नहीं बचेगी, और इस योग्यता के लिए तुम सब सम्मान के हकदार हो। अब सुप्रीम जनरल के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि इस अभियान में भाग लेने वाला हर एक सिपाही 2 रैंक से प्रमोट होगा और एक ऑफिशियल टाइटल से सम्मानित होगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होता है जैसे ही तुम अपनी अपनी यूनिट्स में लौटोगे। सुप्रीम जनरल होने के नाते जाओ फेंग के पास ये अधिकार था सबसे उच्च अधिकारियों के अलावा सबको प्रमोट करने का, और इस युद्ध में हर सिपाही ने अपनी वीरता साबित की थी। ये आदेश बिल्कुल उचित था, और जब वो किन की राजधानी लौटेगा, जाओ फेंग खुद गोल्ड और सिल्वर के एडिशनल रिवॉर्ड्स के लिए भी अनुरोध करेगा। ये एक महान उपलब्धि थी। धन्यवाद सुप्रीम जनरल, हम अपनी जान आपके लिए न्यौछावर कर देंगे। सिपाही एक सुर में गरजे, लेकिन उनकी आंखों में एक हिचकिचाहट भी थी। उनके लिए ये जंग दिल खोलकर लड़ी गई थी। जाओ फेंग के साथ युद्ध में जाकर जहां भी गए विजय ही विजय मिली। ये सब योद्धा जाओ फेंग द्वारा घुड़सवारी सेना से चुने गए थे। अब जब अभियान समाप्त हो चुका था, उन्हें अपनी अपनी यूनिट्स में लौटना था। ये भी संभव था कि इतने सारे प्रमोशंस के बाद कैवलरी डिवीजन सबको संभाल न पाए और कुछ को अन्य फ्रंटलाइन यूनिट्स में भेजना पड़े, लेकिन उनकी वीरता पर कभी कोई सवाल नहीं उठेगा। पूरी सेना की नजरों में वो सब वीर थे। इसी पल सुप्रीम जनरल, बॉर्डर स्काउट से तुरंत रिपोर्ट, दुश्मन की सेना जिंगवान पर पहुंच गई है, वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार वो आ ही गए, जाओ फेंग ने हंसी में कहा, बिल्कुल निश्चिंत। बस एक और जंग, उसके बाद हम सियानयांग लौट सकते हैं। ये जंग उनकी कब्र पर आखिरी कील ठोक देगी, जाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान से कहा। फिर उसने हुक्म दिया, शहर के दरवाजे बंद कर दो, दुश्मन को खुद यहां आने दो। इस जंग में पहले रक्षा फिर हमला। डोंगू के इतने सारे बस्तियों को तबाह करने और उनका अनाज जलाने के बाद चाहे ये सेना सच में लड़ने आई हो, उनके पास रसद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली।
बस इंतजार करना था जब उनका खाना खत्म हो और उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़े। इसलिए जाओ फेंग को जरा भी डर नहीं था। भाइयों, क्या सोच सकता था कि नॉर्दर्न वेस्ट से निकलने के बाद भी ये हरामी बारबेरियन हमें यहाँ तक चेस करेंगे? इंतजार करो, तुम्हारे जनरल तुम्हें साथ देने के लिए उन्हें भी यहीं भेज देगा। जाओ फेंग ने एक बार फिर कब्रिस्तान के उस विशाल मैदान से कहा। फिर उसने बिना हिचकिचाहट के पीठ फेर ली। कुछ ही देर बाद शहर की दीवारों पर जाओ फेंग ने दोबारा अपना आर्मर पहना, तलवार कमर से बांधी और शहर की दीवार के बीचों बीच एक पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। उसके सामने 1,50,000 से ज्यादा विदेशी कबीले के योद्धा बाढ़ की तरह उमड़ते हुए शांगपिंग सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे पहली बार डिवाइन स्टेट पर हमला किया था, जब एक निरक्षित शांगपिंग सिटी का फायदा उठाकर हुआक्शा के लोगों का निर्मम संहार किया गया था। सुप्रीम जनरल, इस बार विदेशी कबीले की सेना कम से कम 1,50,000 की है। आपने सच में उन्हें पूरी तरह भड़का दिया है। इतना बड़ा नुकसान उठाकर भी वो हमें यहाँ तक चेस करते चले आए हैं। तुसुई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये वही होता है जिसे कहते हैं कोने में फंसा हुआ जानवर जो आखिरी बार जान लगा देता है, जाओ फेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया। सुप्रीम जनरल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुसुई तुरंत सहमत हो गया। शहर में तीरों का स्टॉक काफी है? जाओ फेंग ने पूछा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए सुप्रीम जनरल, पिछले 4 महीने हम खाली नहीं बैठे थे। शांगपिंग सिटी की रक्षा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है और हमारे पास तीरों का बहुत बड़ा भंडार है। बस ये कबीले के कीड़े हमला करने की हिम्मत करें, हम अपने तीरों से एक भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुसुई ने पूरे विश्वास के साथ कहा। बहुत अच्छा, जाओ फेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तभी रिपोर्ट, जनरल जांग हैन लौट आए हैं। जनरल गॉनसन ग्वांग भी आ गए हैं। जांग मिंग तेज कदमों से आया, उसके पीछे 2 सीनियर अधिकारी थे। जांग हैन वापस आ चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल जाओ फेंग लौटा था। उसका पूरा आर्मर और यूनिफॉर्म खून से भीगा हुआ था, लाल रंग में रंगा हुआ। गॉनसन ग्वांग का हाल भी अलग नहीं था, सफर की थकान साफ दिखती थी। सबॉर्डिनेट जांग हैन, सबॉर्डिनेट गॉनसन ग्वांग, सुप्रीम जनरल को सलाम, दोनों ने तुरंत झुककर कहा। खड़े हो जाओ, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर कहा। उसकी नज़र सबसे पहले जांग हैन पर पड़ी। टाइम के हिसाब से तो तुम्हें मुझसे पहले पहुंचना चाहिए था, फिर इतनी देर क्यों हो गई? सुप्रीम जनरल, वो लानत भेजा टुआन राज्य, उन्होंने मेरी सेना को अपने इलाके से गुजरने ही नहीं दिया। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस मुड़कर लंबा रास्ता लेना पड़ा। इसी वजह से देर हो गई, जांग हैन ने गुस्से और बेचैनी के साथ कहा। टुआन ने रास्ता देने से मना कर दिया? जाओ फेंग की भौएं सिकुड़ गईं। ये उसके लिए भी अनुमान से बाहर था। टुआन सिर्फ एक छोटा सा राज्य था, डिवाइन स्टेट के मुकाबले बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट, यहाँ तक कि डोंगू के सामने भी काफ़ी कमज़ोर। जाओ फेंग ने कभी उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। आखिर वो सिर्फ रास्ता मांग रहे थे, जंग नहीं। उसने सोचा था कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। बिल्कुल, टुआन के ग्रैंड जनरल ने कहा कि पहले उन्हें अपने राजा से पूछना पड़ेगा और जवाब आने जाने में कम से कम 10 दिन लगते। साफ था वो जानबूझकर हमें रोक रहे थे, जांग हैन ने गुस्से से कहा। ये बात याद रखी जाएगी, आगे चलकर इसका हिसाब चुकता करने का मौका मिलेगा, जाओ फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। वो कभी भी बातें भूल जाने वाला इंसान नहीं था। टुआन का ये बर्ताव एक अनावश्यक परेशानी थी और एक दिन इसका दाम चुकाया जाएगा। इतिहास ने हमेशा एक बात साबित की है, कमज़ोर राज्य की कोई डिप्लोमेसी नहीं होती, सिर्फ ताकत ही नियम बनाती है। मैं समझ गया, जांग हैन ने तुरंत सिर हिलाया। फिर जाओ फेंग ने अपनी नज़र गॉनसुन ग्वांग की तरफ मोड़ ली। जनरल गॉनसुन, यन के उत्तर बॉर्डर शहरों की स्थिति क्या है? जाओ फेंग ने पूछा। सुप्रीम जनरल को रिपोर्ट, उत्तर के सभी फ्रंटियर शहर अब सुरक्षित हैं। ग्रेट किन के अन्य क्षेत्रों से रक्षा सेना भी उनके किले संभाल चुकी है।
मैं 70,000 फ्रंटियर ट्रूप्स को लेकर आया हूं जो शांगपिंग को रीइंफोर्स करेंगे। हम किसी भी समय ग्रेट किन के लिए लड़ने को तैयार हैं। गॉन्सुन ग्वांग ने झुककर कहा। अच्छा, ज़ाओ फेंग ने सिर हिलाया और उसे गौर से देखने लगा। ये 70,000 फ्रंटियर ट्रूप्स के पास अब 2 विकल्प हैं। गॉन्सुन ग्वांग का दिल जोर से धड़का। वो समझ गया उसके और उसके लोगों के लिए फैसला लेने का पल आ चुका है। पहला विकल्प, तुम्हारी सेना को पुनर्गठित करके मेरी उआन सेना में शामिल किया जाएगा और तुम 10,000 के कमांडर बनोगे। दूसरा विकल्प, सेना को भंग कर दिया जाएगा। जो रिटायर होना चाहे उसे सफ़र खर्च देकर घर भेज दिया जाएगा। जो रहना चाहे उसे डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस में शामिल किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तनख्वाह मिलेगी। जनरल गॉन्सन, चुनाव तुम्हारा है। ये तुम्हारे लोगों के बिना खून बहाए सरेंडर करने का इनाम है, ज़ाओ फेंग ने स्पष्ट कहा। ये सुनते ही गॉन्सन ग्वांग तुरंत घुटनों पर बैठ गया और जोर से बोला, ये सबऑर्डिनेट पहला विकल्प चुनता है और 70,000 फ्रंटियर ट्रूप्स भी पहला विकल्प ही चुनते हैं। तुम उनसे पहले पूछना नहीं चाहोगे? ज़ाओ फेंग ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। सुप्रीम जनरल, आपकी कैवलरी ने विदेशी कबीले पर चढ़ाई करके कहानियों जैसी विजय हासिल की है। आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। आप पूरे यन के वीर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। फ्रंटियर ट्रूप्स आपका सम्मान करते हैं। पूरा यन आपका सम्मान करता है। आपके नीचे लड़ना गर्व की बात है। 70,000 ट्रूप्स मेरी ही तरह सोचते हैं। अगर हम आपके साथ लड़ सकते हैं सुप्रीम जनरल, तो चाहे हम अधिकारी बने या साधारण सिपाही, ये हमारे लिए बड़ा सम्मान होगा, गॉन्सुन ग्वांग ने दृढ़ता से कहा। जब चुनाव कर लिया है तो फिर पछतावा नहीं होना चाहिए। इस युद्ध के बाद मैं पुनर्गठन के आदेश जारी कर दूंगा, ज़ाओ फेंग ने घोषणा की। धन्यवाद सुप्रीम जनरल। गॉन्सुन ग्वांग का चेहरा उत्साह से चमक उठा। अच्छा, खड़े हो जाओ, ज़ाओ फेंग ने सिर हिलाया। यन के फ्रंटियर ट्रूप्स की लड़ाई की क्षमता पर कोई सवाल नहीं था। वुआन सेना में शामिल होते ही उसकी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। सुप्रीम जनरल, ये विदेशी कबीले आज ही यहाँ पहुँचे हैं और आते ही ज़बरदस्त फोर्स्ड मार्च की है। फिर भी लगता है ये हमला करने पर तुले हुए हैं, ज़ांग हान ने देखता हुआ कहा। तुम अभी लौट कर आए हो, पहले जाओ साफ सफाई करो। अपनी एलीट सेना के साथ एक दिन का विश्राम लो। पेट भर के खाना खाओ। ज़ांग हान के शब्द सुनते ही ज़ाओ फेंग ने झुंझलाकर उसे डांट दिया। सुप्रीम जनरल, मैं इस युद्ध में लड़ना चाहता हूँ, ज़ांग हान ने विरोध किया। तुरंत जाओ, ये आदेश है। ये पैदल सेना का युद्ध है, घुड़सवारों का नहीं, ज़ाओ फेंग ने भौहें चढ़ाकर कठोर स्वर में कहा। ज़ाओ फेंग के कठोर चेहरे को देखकर ज़ांग हान और बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने मजबूरी में झुककर कहा, ये सबऑर्डिनेट आदेश का पालन करता है। तू सुई, इस पल से सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ज़ाओ फेंग ने तू सुई की तरफ देखा। निश्चिंत रहिए सुप्रीम जनरल, जितने भी ये विदेशी कीड़े आएंगे हर एक को मैं खुद काट गिराऊंगा, तू सुई ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद ज़ाओ फेंग ने शहर की दीवार के बीच से खुद को हटा लिया और युद्ध में सीधा हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। लेकिन पीछे हटने के बाद, वे जनरल, गॉन्गसॉन जनरल, ज़ाओ फेंग ने पुकारा। आदेश दीजिए सुप्रीम जनरल। दोनों तुरंत आगे बढ़े। अभी कितने घुड़सवार युद्ध के लिए तैयार हैं? ज़ाओ फेंग ने पूछा। सुप्रीम जनरल को रिपोर्ट, अभी 50,000 से ज़्यादा कैवलरी पूरी तरह तैयार है और अगर 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स को जोड़ दें तो कुल संख्या 1,20,000 हो जाती है, वे क्वान ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, ज़ाओ फेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वे जनरल, तुम 50,000 कैवलरी लेकर शहर के पीछे से घूमकर दुश्मन का भागने का रास्ता काट दो। गॉन्गसॉन जनरल, तुम अपने 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स के साथ पिछले रास्ते से वुचेंग जाओ और पूरब से दुश्मन के पीछे सीधा हमला करो। तुम्हारे पास 2 दिन हैं। जिस पल दुश्मन शहर पर घेरा डालने लगे तुरंत हमला करना। ज़ाओ फेंग ने आदेश दिया। हम आदेश का पालन करेंगे, दोनों जनरल्स ने एक साथ कहा।
अगर ये युद्ध जीत लिया गया तो मैं खुद हिज मैजेस्टी से तुम दोनों के लिए रिवॉर्ड और मेरिट की सिफारिश करूंगा। दुश्मन खुद चलकर आया है तो मैं उनकी हड्डियां तक तोड़ दूंगा। और अगर डोंगू के राजा को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया तो और भी अच्छा, जाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसी दौरान शैंगपिंग शहर के सामने डोंगू का राजा लाल आंखों से शहर को घूर रहा था। उसका गुस्सा आग की तरह भड़क रहा था। उसके पीछे डोंगू योद्धा डर के साथ साथ नफरत से भी भरे हुए थे। मेरे योद्धाओं, किन लोग बेहया और निर्दयी हैं। उन्होंने हमारे अपनों को मारा, हमारे वीरों का संहार किया। अगर हम बदला नहीं लेंगे तो हमारे शहीदों की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। सब सेना मेरे आदेश सुनो, तुरंत हमला करो। जो इस शहर की दीवार तोड़ देगा उसे एक महाकबीले का मुखिया बनाया जाएगा। जो किन के जाओ फेंग को मार देगा उसे मैं अपना दामाद बनाऊंगा। शहर गिरते ही अंदर के एक एक किन को जिंदा मत छोड़ना, मारो। डोंगू राजा ने गरज कर कहा, अपनी युद्ध तलवार से शैंगपिंग की तरफ इशारा करते हुए। वो जानता था बदला चाहिए तो जल्दी करना होगा। उनके पास सिर्फ 10 दिन का राशन था। अगर वो खत्म हो गया तो पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए अब या तो जीत या विनाश। बदला लो, बदला लो, किन लोगों का संहार करो। अनगिनत डोंगू योद्धा चीखते हुए आगे बढ़े। डोंगू की पैदल सेना सीढ़ियां और बैटरिंग रैम्स लेकर शैंगपिंग के और करीब आ गई। मैं इन मोंग्रेल कबीले वालों को कम समझ बैठा। ये सीज वेपन्स भी लेकर आए हैं, पर बिना कैटपोल्ट के ये फिर भी बेकार ही हैं। तू सुई ने तंज भरी हंसी के साथ कहा। उसने बस हाथ हिलाया। दीवारों पर खड़े तीरंदाजों ने अपनी धनुक उठाई। उनकी नजरें सिर्फ दुश्मन पर टिकी हुई थीं। जैसे ही डोंगू सेना और करीब आई, आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। युद्ध पूरी तरह एक तरफा था। वुआन सेना आक्रमण और रक्षा दोनों में निपुण थी। डोंगू के लिए ये हमला सिर्फ मौत की यात्रा थी। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। डोंगू का राजा लगातार हमले के आदेश देता रहा, लेकिन शुरू की भड़कती हुई जुनून अब थककर बुझ चुकी थी। शहर के सामने का मैदान डोंगू योद्धाओं की लाशों से भरा पड़ा था। कोई तीरों से छिदा हुआ, कोई पत्थरों के नीचे कुचला हुआ। और तब हमला करो, विदेशी हमलावरों का संहार करो। पूरब की तरफ से गोंगसॉन ग्वांग 70,000 पुराने यन बॉर्डर ट्रूप्स के साथ तूफान की तरह टूट पड़ा। योर मैजेस्टी, बुरी खबर, किन की कैवलरी हम पर चढ़ाई है। वू घबरा कर चिल्लाया। डोंगू राजा ने पूरब की तरफ देखा। उसका चेहरा पीखा पड़ गया। वो समझ गया, अब शहर तोड़ना नामुमकिन है। पीछे हटो, डोंगू राजा ने गरज कर कहा। जो डोंगू योद्धा अभी तक जान की बाजी लगा रहे थे, अब डरे हुए पक्षियों की तरह भागने लगे। शहर की दीवारों के नीचे जैसे ही दुश्मन पीछे हटा, जाओ फेंग पहले से ही घोड़े पर चढ़ चुका था। उसके हाथ में ओवरलॉर्ड स्पेयर चमक रही थी। इंपीरियल गार्ड हाजिर। 2000 से कम एलीट सैनिकों ने एक साथ गरज कर जवाब दिया। मारो, जाओ फेंग ने गरज कर आदेश दिया। शहर के दरवाजे खुलते ही पूरे आर्मर में जाओ फेंग अपनी एलीट गार्ड्स के साथ भागते हुए दुश्मन का पीछा करने निकल पड़ा। दुश्मन खुद जान देने आया था तो वो मौका बर्बाद नहीं करेगा। अगर डोंगू राजा को मार दिया तो और भी अच्छा। उसकी मौत के साथ डोंगू पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। जाओ फेंग का इरादा पक्का था। शैंगपिंग के पूरब में गोंगसॉन ग्वांग की सेना आगे बढ़ रही थी। हर वार के साथ दुश्मन को काट गिरा रही थी। दुश्मन के राजध्वज को निशाना बनाओ, बाकी भीड़ को बॉर्डर ट्रूप्स पर छोड़ दो। जाओ फेंग ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, डोंगू का राजा। उसका सिर सिर्फ डोंगू के लिए तबाही नहीं लाएगा, बल्कि जाओ फेंग के लिए एक राजा का सिर सबसे बड़ा इनाम भी बनेगा। यही वो चाहता था। लेकिन जाओ फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि डोंगू का राजा इतना लापरवाह होगा, गुस्से में अंधा होकर बिना पूरी तैयारी के हमला कर देगा। डोंगू की सेना उत्तर की तरफ बिखरती हुई भाग रही थी। उनके पीछे किन के योद्धा पागलों की तरह पीछा करते हुए उन्हें काट रहे थे। जाओ फेंग की आंखें सिर्फ दुश्मन के राजध्वज पर टिकी हुई थी। और तब
हमला करो, विदेशी हमलावरों का संहार करो। नुत्तर के भागने वाले रास्ते से काले आर्मर में लाखों की तरह दिखने वाले किन की कैवलरी बिजली की तरह डोंगू सेना पर टूट पड़े। दो तरफ से घेरा। युद्ध का फैसला हो चुका था। डोंगू राजा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है।